नमस्कार किसान भाइयों, हाईटेक हॉर्टिकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में जानकारी प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सोनकर से सुनेंगे और जानेंगे कि नींबू में कौन कौन सी समस्या आती हैं, कौन कौन से अच्छी किस्मों का चयन करना चाहिए। तो हम आज संपूर्ण जानकारी नींबू संतरा के बारे में आप ज़रूर सुनें और लास्ट तक देखें। और जो पहली बार जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारे सबसे ध्यान विभाग के अधिकारीगण हैं, पूरे मध्य प्रदेश से एकत्रित हुए हैं। मैं अपने इस अभियान में आप सबका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि प्रश्न के बारे में समय चर्चा किया, तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि समय की कमी है, इसलिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र की जो नींबू वर्गीय फलों की समस्या है उस पर नाम और स्थान और मोबाइल नंबर लिख करके अगर एक पर्ची मुझे दे देंगे तो मैं एक साथ सबका जवाब दूंगा। बीच बीच में मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा मैं, और बाकी मैं अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की उस पर चर्चा करूंगा मैं। जो नया एरिया उभर कर आ रहा है, मैं आगर मालवा शाहजहाँपुर इन क्षेत्रों का भ्रमण किया हूँ पिछले समय में, और ये स्लाइड चूंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ किसान होंगे इसलिए मैंने हिंदी में ये स्लाइड बनाया, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन क्षेत्रों में हमने देखा कि नागपुरी संतरा खासतौर से, बाकी तो नींबू या और मौसमी ग्रेपफ्रूट बाकी तो होंगी फसलें, लेकिन खासतौर से जो नागपुरी संतरा मध्य भारत में हमारे नागपुर के आसपास होता है, वो इन दिनों में काफी व्यापक पैमाने पर आपके शाहजहाँपुर, उज्जैन और ये आगर मालवा क्षेत्रों में बढ़ रहा है। और ये कहते हुए बड़ा मतलब गर्व महसूस होता है कि हमारे देश का ये जो हिस्सा है नागपुरी संतरे के टेस्ट के मामले में किसी भी हाल में इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है, ये जान के हमें बहुत गर्व होता है। और दूसरा एरिया जो आ रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ फोटोग्राफ फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई, ये बुंदेलखंड रीजन है। आप जानते होंगे झांसी का जो एरिया लगा हुआ है मध्य प्रदेश से, वो क्षेत्र भी काफी मतलब नींबू वर्गीय फलों के मामले में काफी अच्छा माना जा रहा है, और कुछ नई किस्में वहाँ पर जो विदेशी किस्में थी उसको भी लगाया गया और काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो वहाँ के अधिकारीगण होंगे, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी परेशानी आपको लग रही है, दिख रही है नींबू वर्गीय फलों की, वो आप अगर स्लिप में लिख करके, एक तो ये है कि ये काफी कुछ फसलें हैं जो 12 महीने मिलती है, जैसे कि लेमन है, नींबू है, ये इसकी 2-3 बहार जैसे नींबू में है, मृग बहार, हस्त बहार और रंबिया बहार, तीनों बहार मिलती रहती है। मैं चर्चा करूंगा क्योंकि काफी सारे किसान होते हैं जो बेचारे उनको बारिश महीने में नींबू का नींबू का कीमत अच्छी नहीं मिल पाती, तो उनको कैसे आप प्रॉफिटेबल बनाए सिर्फ हस्त बहार फसल लेकर के, जो अभी आएगी मतलब अप्रैल के आसपास के महीने में, जबकि नींबू की कीमत काफी हो जाती है मार्केट में, और इसकी जो फ्लावरिंग होती है ये अक्टूबर के महीने के आसपास होती है। तो पौधे की पूरी ताकत को रिजर्व करते हुए हमें कोशिश ये करना है कि अक्टूबर की फ्लावरिंग को हम इनकरेज करें, उसके हिसाब से हम उसको पोषक तत्व दें और बाकी जो देखभाल है उसकी उद्यानिकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको करते रहें। और मैं समझता हूँ संतरा तो सभी हिस्से में नहीं हो सकता, लेकिन जो ये नया बेल्ट है, ये आगर मालवा, शाहजहाँपुर और बुंदेलखंड रीजन, बाकी में ट्राई करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को कुछ नई किस्मों के बारे में यहाँ जानकारी दूंगा जो कि हमने बाहर से मंगवाया है, और हमारे नागपुर के आसपास में काफी अच्छा इसका मतलब इसकी संभावना देख रहे हैं, और हम अभी हाल में इसको रिलीज करने वाले हैं, इसको रिकमेंड करने वाले हैं मध्य भारत के हिस्से में। और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ जहाँ नागपुर के जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ पर भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, जो नई संतरे की किस्में। क्योंकि संतरे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो खास मिट्टी है, खास एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहीं पर हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन कुछ किस्में जो ऐसी मिली है, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगा मैं, कि उसमें हमने काफी अच्छा रिजल्ट लिया है, और मैं खुद उसको देख रहा हूँ, जो कि मध्य प्रदेश के काफी हिस्सों में हम इसको ट्राई कर सकते हैं।
और मैं शुरुआत करूंगा इसका, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका जो सॉइल पीएच है, मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 8 से ज्यादा सॉइल पीएच है। तो सॉइल पीएच को अगर देखा जाए तो मिट्टी काफी सुटेबल है। 7 साढ़े 7 तक सॉइल पीएच को सिट्रस की सभी फसलें टॉलरेट कर लेती है। इसके अलावा इसमें जो तैयारी होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी जैसे अभी गर्मी का समय आ रहा है, तो यही समय है जो आपको गड्ढा बनवाने के लिए या तैयारी करने के लिए वो उपयुक्त समय रहता है। बारिश के पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। नींबू वर्गीय फसलें जैसा कि आप जानते होंगे कि 6 बाई 6 मीटर पर हम लगाते थे, लेकिन अब जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों की इनकम डबल करने की बात कहा है, तो हम इसको 6 बाई 3 मीटर पर हम ले आए हैं और 6 बाई 3 मीटर पर काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। नींबू वर्गीय फसलों की जो उत्पादन क्षमता है लगभग 10 टन है औसत जो हमारे देश की है, लेकिन हमने 6 बाई 3 मीटर पर लगा करके इसको 20 से ज्यादा, मतलब करीब 22-23 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन लिया है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ाना पड़ेगा कि हम पुराने तरीके को छोड़ करके हम किसानों को नई पद्धति जो है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे स्लाइड में, उसको हम बताएं। क्योंकि मध्य प्रदेश का काफी हिस्सा ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में 2-3 महीने बारिश होती है, तो उन दिनों में हम जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे सभी उद्यानिकी फील्ड से हैं, कि इनकी जड़ें जो है ये उथली रहती है, सैलो रूट सिस्टम है, इट इज नॉट लाइक मैंगो। तो आप समझ सकते हैं सर, और भी जो लोग आप प्रश्न देना चाहते होंगे तो मैं स्वागत करता हूँ आपका। तो ये जो नींबू वर्गीय फसलें हैं ये सैलो रूट सिस्टम है इसका। तो इन फसलों के जड़ के आसपास में अगर पानी रुकता है तो आप समझ लीजिए कि इसमें फंगल प्रॉब्लम आने की बहुत संभावना है। फाइटोप्थोरा बीमारी जो है ये नींबू वर्गीय फसलों में कैंसर की तरह से बहुत जल्दी ये फैल जाती है। तो इसका बहुत बढ़िया हमने सोल्यूशन निकाला है, मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड में। और उससे आपको मतलब आप समझ लीजिए कि जो पैथोलॉजी का इसका मापदंड है, पुराने सिस्टम में इसका जो प्रोपोग्यूल था डिजीज का वो करीब 30 था। जब हमने इसको एडवांस मेथड में, मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसमें मात्र 3, मतलब 10% से भी 2 से 3 था। तो इसमें हमने नींबू वर्गीय फलों के क्षेत्र में काफी अनुसंधान किया है। मैं 32 साल से खुद नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र जो राजपूत है वहाँ पर काम कर रहा हूँ और अभी मैं प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ मैं। तो और स्थापना के बाद में जैसे मैंने बताया कि इसका केयर, इसका साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट सिलेक्शन जैसा मैंने बताया कि पानी नहीं रुकना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बगीचे में, नींबू के बगीचे में अगर पानी रुका तो समझ लीजिए बीमारी की संभावना बहुत ज्यादा है। जल निकासी उसी से संबंधित है। अगर पेड़ के आसपास में पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है तो ये समझिए कि बीमारी आने की संभावना जल्दी हो जाती है, ज्यादा। लेआउट आजकल जैसा मैंने बताया आपको, इसको नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में इसका बेड बनाना है। बेड आपको दिखाऊंगा आगे। इसके लिए उपयुक्त जो किस्मों का चयन है, आप इसमें नींबू के हमारे पास में 8-10 किस्में हैं। संतरे की कुछ किस्में ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश के काफी हिस्सों में लगाई जा सकती है। नागपुर संतरा तो आप जानते होंगे, इसके अलावा भी है, मैं दिखाऊंगा स्लाइड में। और इसके जो सुटेबल टाइम और मेथड, इसका ये बहुत जरूरी है लगाने का। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन लास्ट में आप लोग क्वेश्चन दे दीजिएगा प्लीज। और कुछ फैक्टर है वो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कुछ एरिया ऐसी होती है कि काफी सालों से नींबू वर्गीय, ये चुनाव का बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग अधिकारी लोग हैं, जहाँ पर आप देखें कि बहुत अच्छी क्रॉप आ रही है, नींबू की कोई वैरायटी है या मौसमी की वैरायटी बहुत अच्छा आ रहा है, तो समझ लें कि वो सिलेक्शन सबसे बढ़िया होगा। वो मिट्टी, वो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया है। ये हमारे देश के कुछ किसानों ने अपने से, जैसे नागपुर संतरा आप देखिए, नागपुर संतरा नागपुर के एरिया का नहीं है। ये जो राजा महाराजा लोग जाते थे तो वो नॉर्थ ईस्ट से ला करके उन्होंने लगाया और 300 साल पहले उसका इतिहास है। तो काफी सारी किस्में ऐसे ही आई हुई है। इसके अलावा
जो साइट सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं किस्मों की। अब जैसे कुछ नींबू की बात ज्यादा इसलिए करूंगा कि नींबू मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में होती है। एक इसमें जैसे मौसमी है और संतरा है। आप लोग जब रिकमेंडेशन फार्मर्स को करेंगे तो इस बात को ध्यान दीजिए कि पौधे कहाँ से लेते हैं, क्योंकि शुरुआत बीमारी की वहीं से होती है। हमारे महाराष्ट्र के एक एरिया में शंकरजना घाट का काफी लोग जानते होंगे, जो मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ संतरे के पौधे लाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग गलगल का सीड लेकर के उस पर संतरे की बडिंग करते हैं, संतरे मौसमी की बडिंग करते हैं, क्योंकि उनको गलगल का पौधा सीड जो है वो क्विंटल के हिसाब से मिलता है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग हमारे संस्थान में जो संतरे मौसमी की कीमत रखा है 100 रुपए से ऊपर है, लेकिन वहां पर वो लोग 25 रुपए में संतरा देते हैं, 25 रुपए में मौसमी देते हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सस्ते में इतने कम रेट में पौधे बेच रहे हैं तो वो पौधों की कैसी स्थिति होगी। वो पौधे क्या होता है कि उसमें फाइटोथोरा होता है, लगता है 2-3 साल में 50% से ज्यादा पौधे मर जाते हैं। तो पौधे कहाँ से खरीदे जाएं, कौन सा रूट स्टॉक है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ऑफिसर लोग हैं, इसको समझना और किसानों को बताना ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमने जो रूट स्टॉक रिकमेंड किया है जो मध्य भारत के लिए या मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों के लिए, वो एक रफ लेमन है, एक रंगपुर लाइन है। तीसरा जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें हमने डाला है एक मैं एलिमो, एक रूट स्टॉक है सिट्रस मैक्रोफिला, जिसको अंग्रेजी में बहुत सारा मिलेगा। तो ये एलिमो नाम का रूट स्टॉक, ये तीसरा हमारा 20 साल का रिसर्च है। इस पर संतरा और नींबू बहुत बढ़िया आता है। मतलब आप समझ लीजिए, मैं कंपैरिजन भी करूंगा कि अगर 10 टन है आपका जो रफ लेमन और रंगपुर लाइन के ऊपर, तो एलिमो के ऊपर ये 21 टन संतरा उत्पादन हमने लिया है। मैं खुद लिया हूँ इसमें, मैं इस पे काफी सालों से वर्क कर रहा हूँ। और दूसरा ट्राइफोलिएट जो है ये कोल्ड जो जोन है वहाँ के लिए ठीक है, हमारे जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वहाँ के लिए उतना सुटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। और किस्मों की बात मैंने बताया कि किस्में नागपुरी संतरा है, इसके अलावा एक संतरे की बात करेंगे तो एक डेजी है, एक बल्ट एंजेलो है, जो कि मध्य भारत में मतलब काफी अच्छा आ रहा है, आज मैं दिखाऊंगा इसको। और नेक्स्ट प्लीज। गड्ढे के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की मुझे नहीं, मैं किसानों के साथ बनाया था, लेकिन ये जरूर बताइए किसानों को कि 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा ये गड्ढा इतना जरूर करना चाहिए। और कम से कम गड्ढे को 1 महीने या कम से कम 20 दिन 45 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उस पर खुला करके रखना है, ताकि धूप से जो भी उसमें जीवाणु है वो मर जाए। तो ये बेसिक चीज है, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए पौधे की कैसी स्थिति होनी चाहिए, ये जो हम अधिकारी लोग हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। नर्सरी वाले क्या करते हैं, जो सस्ते पौधे बेचते हैं, जो देख रहे हैं ए शेप में जो पिक्चर दिख रही है वो उसमें जिगजैग है, ऐसे ऐसे आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट का या पानी का जो फ्लो होगा वो सही नहीं होगा, इसमें बिल्कुल सही नहीं होगा। ए का जो दिख रहा है, बी जो है थोड़ा सा है दिख रहा है, लेकिन सबसे अच्छा इसमें कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो किसानों को ये जरूर हमें बताना चाहिए कि जो उनका बड यूनियन है या प्लांट की जो बढ़वार है, क्योंकि ये देखते नहीं, कोई भी नहीं देखता एक्चुअली, जब पौधे खरीद के लाते हैं हमें डी शेप का पौधा लेना है, जो सीधा हो, उसकी बढ़वार पर बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर ये ए टाइप में होगा तो ये बढ़वार भी अच्छी नहीं होगी और आगे जाने के बाद में इसमें कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट का पोषक का फ्लो इतना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट हाँ, नए पौधों की देखभाल, ये तो बहुत बेसिक चीज है। हमें 2-3 साल सिट्रस की जितनी फसलें हैं ये 3 साल में फलक शुरू कर देते हैं। नींबू में भी तीसरे साल में आ जाता है, लेकिन लेमन जो कटिंग से हो जाते हैं एक बहुत एडवांटेज उसका है लेमन का कि ये 6 महीने में ही फ्लावरिंग आ जाती है। जैसे आप पंख लेमन, आसाम लेमन, लेमिनो आजकल आ रहा है, थाईलैंड से ये आया है,
तो ये सारी फसलों में 6 महीने में ही फ्लावरिंग आ जाती है। लेकिन एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें इसकी मार्केटिंग नहीं है। हमारे देश के लोग खासतौर से ये जो पंख लेमन या ये लेमिनो है, इसको कोंकण लेमन भी है, इसको ज़्यादा डिमांड नहीं है, मार्केट नहीं है। हालांकि ये फसलें बहुत अच्छी हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी डिमांड नहीं है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करते। कुछ थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केटिंग है, इसका कोई डिमांड है, क्योंकि आजकल बहुत सारी मेडिसिन इंडस्ट्री भी इसको ये मांग रही है, इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत है इसकी, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। लेकिन बाकी सारी जो नींबू वर्गीय फसलें हैं वो 3 साल के अंदर नहीं, 3 साल के बाद ही फ्लावरिंग होती है, तीसरे साल से शुरुआत हो जाती है। गर्मी के दिनों में खासतौर से जब टेम्परेचर 45 से 50 के बीच में होता है, उस हॉट को बचाना है, तो उसके लिए विंड ब्रेक लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर विंड ब्रेक लगाते हैं तो पौधों का या फिर इरिगेशन का थोड़ा सा केयर करके दीजिए। खरपतवार तो बहुत जरूरी है। अगर बेसिन में अगर वीड है तो आप जानते हैं कि उसकी पूरी ताकत जो है वीड ले लेगा और पौधों को उसका पोषक तत्व कम मिल पाएगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा मैं, इस पर काफी इंटरनेशनल रिसर्च हुआ है, जीरो टिलेज। आपको जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि सिट्रस जो है ये सैलो रूटेड क्रॉप है। इसमें अगर इसको जड़ के आसपास कल्टीवेटर या कुछ भी चलाते हैं तो इसकी जड़ें हार्डली 4-5 इंच पर, फीडर रूट्स जो पोषक जड़ें होती है वो कन्फाइंड होती है। तो इसको देखते हुए एक जीरो टिलेज वर्ड हमने यूज किया है। ये आजकल काफी हम इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं। जीरो टिलेज आप किसानों के बीच में पॉपुलराइज जरूर करिए। जीरो टिलेज मतलब जड़ के आसपास 3 फीट तक आपको कुछ भी नहीं चलाना है, क्योंकि क्या होता है वहां पर अगर फावड़ा या कुछ भी चलाते हैं तो जड़ जो है क्षतिग्रस्त होती है, जड़ कटती है और वहीं से फाइटोप्थोरा की एंट्री होती है। फाइटोप्थोरा मेनली ये सॉइल बॉर्न डिजीज है, लेकिन जहां जड़ कटी वहां से फाइटोप्थोरा की एंट्री होती है। तो हमें इस बात को ध्यान देते हुए किसानों को जहां भी आप है जिस क्षेत्र में, खासतौर से सिट्रस फ्रूट्स को या जो भी सैलो रूटेड क्रॉप है वहां पर बिल्कुल आप कल्टीवेटर या फावड़ा कुछ भी मत वहां पर चलाने के लिए उनको एडवाइस करिए। इससे काफी फायदे हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि जहां भी अगर आपने कटाई इसको मिट्टी को खोदा तो वहां पर एंट्री बीमारी हो जाती है। और बार बार जुताई डिस्किंग करने से, जैसे मैंने बताया, फलों की जड़ें जो है पेड़ों की वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पोषक तत्व तो जो है ये इस पर असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसमें मल्च नहीं, पलवार बहुत जरूरी है। पलवार आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि जो बेड के ऊपर कैसे कितना अच्छा होता है इसका यूज। नेक्स्ट प्लीज। ये तो मैंने जिक्र कर दिया है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये जो नया मेथड है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ये एक मैं देख रहा था, अभी एक ग्रुप बना है, उसमें रेज बेड पर कुछ दूसरी फलदार फसलें लगाई गई हैं इसमें। ये जो मेथड है इसको बहुत से लोग इजराइल पद्धति भी बोलते हैं, लेकिन इस पर हमने, जैसे मैंने बताया था एक स्लाइड में, कि बहुत पहले इस पर हमने वर्क किया था, करीब हमारे संस्थान में 20-25 साल पहले। अब इसको हमने मॉडिफाइड रूप दिया है। देखिए कैसे है ये इसको 2 मीटर चौड़ा बेड बनाना है। जो बेड देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया मेथड है इसका सिट्रस फ्रूट्स के लिए, या कोई भी फसल जो जिसकी जड़ें सैलो हो, उतली जड़ें हो, उसको आप इस मेथड से बनाइए। आप करके देखिए, फार्मर्स को रिकमेंड करिए। इसमें एक ही बात का ध्यान देना है कि इसमें नाली से पानी हम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रिप लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेड जो है 1 फीट करीब बेड हाइट पर होता है और इसकी 2 मीटर चौड़ाई रखनी है। आप देख रहे होंगे एक साइड में 1 मीटर का पट्टी लगा हुआ है, ये मीटर, और दूसरे साइड में भी उतना ही स्पेस है। तो इसको बीच में गड्ढा करना है, बीच में 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा करके, और फिर गर्मी के दिनों में इसको कुछ समय तक इस पर बनाने के बाद में गड्ढा करना है। बहुत से किसान हमसे पूछते हैं कि साहब हमारा बना हुआ है कि उस पर हम मिट्टी डाल दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिट्रस के काफी जो प्लांट है, जैसे संतरा है या मौसमी है, ये बडेड प्लांट होते हैं। बडेड प्लांट में बड यूनियन जो होता है उसको हमेशा 6 इंच ऊपर रखना चाहिए। बड यूनियन कभी भी 6 इंच से नीचे, 8 इंच रखिए, 9 इंच रखिए, लेकिन उससे नीचे मत रखिए।
तो जब किसान ऐसा सवाल करते हैं तो उनको बिल्कुल मना करना है कि उसके लिए क्या करना है, आपको हर 2 लाइन के बीच में 1 फीट की नाली कर दीजिए, ड्रेनेज अपने आप हो जाएगा, वो बेड बन जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए, ये जो बेड का स्केच डायग्राम है ये, और ये हमने करीब 10 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया अपने संस्थान में, नीबू वर्गीय संस्थान में, और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। अब इसमें देखिए, इसमें एक ही बात का ध्यान देना है कि आपको इरिगेशन का केयर करना है, और बिना ड्रिप के ये संभव नहीं है, क्योंकि इसको नाली से पानी देना बहुत मुश्किल है। इसका यही केयर करना है। बाकी ये जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें किसानों को भी आगे ले जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हम मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है और बाकी चीजों को, बीमारी कम करना है, तो हमें एडवांसमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो मेथड है बहुत ही बढ़िया है, बहुत कारगर है। मैं खुद इस पे करीब 10-12 साल से काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सारे प्लांट लगभग, आप सिट्रस की जो भी फसलों का नाम लीजिए, सारी फ्रूटिंग कंडीशन में है। मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा मैं आपको, और बहुत अच्छे। हाँ, ये जो है ना, प्लांट टू प्लांट ये 6 मीटर है, मतलब ये नाली, ये जो ऐसा लाइन टू लाइन, और ये मतलब लाइन टू लाइन, सॉरी लाइन टू लाइन, प्लांट टू प्लांट 3 मीटर रखना है। ये आप जो देख रहे हैं ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की नाली है बीच में, वो 6 मीटर है। तो इतनी दूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में क्या होता है सिट्रस में, खासतौर से मौसमी नींबू में कांटे होते हैं, इसकी वजह से इनको हार्वेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये जो मेथड है काफी कारगर हुआ है। और ये जो बेड बनाएंगे हम, इसको नॉर्थ साउथ बनाएंगे, नॉर्थ साउथ बना करके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसको 3 मीटर डिस्टेंस रखेंगे। इससे इसका फायदा क्या है कि 3 मीटर पर इनको धूप ज्यादा मिलेगी, सनलाइट ज्यादा मिलेगी, तो प्लांट की बढ़वार अच्छी होगी। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये एक किसान का है, इसका ड्रॉबैक मैं बताता हूँ। मैं एक किसान के बगीचे में, उन्होंने शुरुआत में लगा तो दिया, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, इन्होंने क्या किया, 2-2 लाइन तो लगा दिया इन्होंने ड्रिपर की, दूरी भी बाकी ठीक है, लेकिन इन्होंने बेड की हाइट जो है ये 3 फीट या 4 फीट रखा होगा, जबकि बेड की जो चौड़ाई जो है, इन्होंने हार्डली 2-3 फीट ही रखा है चौड़ाई। कम से कम जो सिट्रस के रूट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की स्टडी किया हमने, तो उसमें कम से कम आपको 2 मीटर रखना है। आप 2.5 मीटर रखिए कोई बात नहीं, लेकिन 2 मीटर से कम रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको देखिए, इसमें बढ़वार करीब 25 से 30% जो पुराना सिस्टम है उससे ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे हमारी ये पुरानी जगह है और हमने यहाँ से साइड से मिट्टी उठा करके यहाँ डाल दिया, तो एक तो जो फर्टाइल लेवल थी उसकी ऊपर डबल हो गई। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल साइंस है इसका। ये जो मेथड है, इसमें जो फर्टाइल लेयर हम काफी सालों से उसमें ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसका लेवल को हमने डबल कर दिया। अब वो डबल करने के बाद में क्या हुआ, जो ऊपर की लेयर थी वो पोरस थी, सचिद्र, मतलब बिल्कुल मिट्टी जो है पोरस होने की वजह से रूट जो है एक्सपेंसिव बहुत फास्ट होता है इसमें। जैसे पुराने मेथड में मिट्टी कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन इसमें ये मेथड जो है मिट्टी पोरस होती है, और इसको हाइट ज्यादा नहीं करना है। इन्होंने क्या किया है, जो एक सज्जन देख रहे हैं पैर रखे हैं, ये करीब 3 फीट हाइट कर दी है, जो बहुत गलत है। 3 फीट हाइट कभी नहीं रखना है इसकी, 1 फीट हाइट बहुत सफिशिएंट है। 1.5 फीट रखिए, बाद में उसको 1 फीट पर मेंटेन कर दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। मतलब ये हो कि बेड और बेड के बीच में 4 मीटर का बेड और बेड का जो प्लांट से प्लांट के बीच सेंटर पॉइंट, तो आप लोग हाँ, वो करीब 3.5 मीटर, बिल्कुल 3.5 मीटर के आसपास। अब देखिए, गड्ढा जो करते हैं ना, हमने इस आदमी को अंदर खड़े करके पिक्चर इसलिए लिया है कि एक अंदाजा लगना चाहिए, क्योंकि जो गड्ढा हम करते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलाना है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक तो 8 महीने कम से कम पुरानी गोबर की खाद हो, अगर वो नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और एक क्लोरोपाइरिफास पाउडर जो केमिकल आता है उसको जरूर इसमें कम से कम 50-60 ग्राम पौधे में, और नीम की खली वगैरह तो आप लोग बताते ही हैं, ऐड कराते होंगे, लेकिन क्लोरोपाइरिफास जरूर ऐड कराते हैं। बाकी फर्टिलाइजर भी अगर थोड़ा देते हैं तो अच्छा है, लेकिन गड्ढे की जो गहराई होनी चाहिए ये ऐसे होनी चाहिए, कम से कम घुटना जो है वो उतना अंदर चला जाएगा।
अब देखिए कैसे इसका फायदा कैसे होता है। ये बारिश के दिनों की पिक्चर है। अब यहाँ पानी रुका हुआ है और इस पानी को हमें निकलने नहीं देना। पानी को क्या करना है, वहीं पर इसको अंदर जाने देना है। इस मेथड का सबसे बड़ा सुंदर उदाहरण यह है कि आपके ब्लॉक का जो वाटर टेबल है वो बढ़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसका मेजर कर सकते हैं। ह्यूज डिफरेंस होता है अगर आपने ऐसे किया, और ऊपर पानी कभी भी रुकेगा नहीं। और इतना सुंदर इसका ये जो दोनों साइड में बंद कर दिया आपने। अगर आपको लगता है कि पानी ज्यादा हो रहा है, ऊपर तक आ रहा है, तो थोड़ा सा कट कर दीजिए, वहां बताइए लोगों को कि पानी इसको निकाल देना। लेकिन अगर पानी को अंदर आप रोकते हैं, उसके दो फायदे हैं। एक तो बीमारी नहीं होगी ये, दूसरा जो आपने फर्टिलाइजर वगैरह दिया है ऊपर, वो फर्टिलाइजर धुल करके वो आपके ये नाली वाले हिस्से में आएगा। तो जो बीज का हिस्सा है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है इसका कि कैसे बीज की जगह 1 साल तो आप कुछ नहीं यूज कर सकते, 1 साल क्योंकि वहां की मिट्टी आप ऊपर डाल देते हैं। लेकिन 1 साल के बाद में जब एक बार पानी से नीचे आती है मिट्टी कुछ, तो ये जो जगह है वो काफी फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर के बाद में आप इसमें इंटरक्रॉप या जो अंतर फसलें होती हैं वो ले सकते हैं। अंतर फसलों में सिर्फ आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी फसल जिसमें कीड़े ज्यादा लगते हो उनको मत लगाइए। ये आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमने कई प्रयोग किया इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, हमने टमाटर, बैंगन, स्ट्रॉबेरी भी लिए इसमें, और हल्दी अदरक बहुत बढ़िया आता है। इसमें बीमारी कम आती है, नहीं आती। बीज की जगह का सही यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें इकोनॉमिक्स भी बताऊंगा कि कैसे हो। अच्छा, ये बेड के ऊपर जो है ना, ये मल्च जो है बहुत बढ़िया काम करता है। पलवार जो बोलते हैं ना, इस पर आप वीड मैट आता है, आजकल मार्केट में अवेलेबल है। वीड मैट इस पर बहुत बढ़िया काम करता है, और एक बार अगर लगा दिया आपने तो 10 साल तक ये कुछ नहीं होता उसका। वीड मैट लगाने के फायदे तो आप जानते ही हैं कि इसमें एक तो घास नहीं आएगी, दूसरा मॉइस्चर कंटेंट जो है इसका कंजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये देखिए कैसे इसको, ये हरियाणा की फोटो है, हमने बहुत पहले लिया था, लेकिन कितना सुंदर ढंग से इसको लगाया है। अब यहाँ कभी भी घास नहीं आएगी, और इन्होंने ड्रिप को नीचे से लिया है, तो पानी भी मिलता रहेगा और प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी रहेगा। ये साइंटिफिक ढंग से इन्होंने मैनेज किया। अब देखिए मेड़ पद्धति के लाभ जो हमने आपको बताया ही है कि इसमें मल्च का उपयोग बहुत अच्छा होता है, और जल निकासी जो ड्रेनेज है वो बहुत बढ़िया होता है। और बारिश के मौसम में जो पानी का जो ठहराव होता है वो तो निकल जाता है। अंतर फसलें जो इंटरक्रॉप होती है उसका बहुत बढ़िया इस मेथड में, पुराने मेथड की तुलना में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हम ऊपर मेड़ के ऊपर रिकमेंड नहीं करते, बीज की जगह में ही। मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये जो सारी फसलें हैं ये हमने मेड़ पर लगाया हुआ है, बेड बना करके लगाया हुआ है। अब आप इसमें देखिए, ये शुरुआती रिजल्ट है। अभी तो 11 टन दिखा रहा है, बाद में ये जाएगा कम से कम 20-25 टन जाएगा इसमें। ये ब्लड रेड, जाफा, पाइनएप्पल, ये जो मौसमी की किस्में हैं ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में उगाई जाती है, लेकिन मध्य भारत में हमने नागपुर की कंडीशन में भी इसको लगाया हुआ है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। हाँ। और इसके अलावा हमने एक कार्टून गोल्ड किस्में पंजाब और देशमुख कृषि विद्यापीठ की निकाली गई किस्में बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। नेक्स्ट। हाँ, कुछ हमने विदेशी किस्में लगाए हुए हैं नागपुर में। अगर आप में से किसी को भी आने का मौका मिल जाइए, मोस्ट वेलकम, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें एक किस्म है नाताल, ये जैन इरिगेशन आप जानते होंगे। जैन इरिगेशन वालों ने इसको जैन 1, जैन 2, जैन 3 के नाम से इसको रीनेम किया है, जो कि गलत है एक्चुअली, वो होना नहीं चाहिए। हमारे उनके साथ में इस विषय में काफी वार्ता हुई, लेकिन हमने इसका ओरिजिनल नाम रखा हुआ है। जैसे हेमलिन है, हेमलिन को 2 रूट स्टॉक पर लगाया हुआ है, लेकिन गोलका हरियाणा पर इसकी बढ़वार काफी अच्छी है। आप देखेंगे कैनोपी जो है, लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छा है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जैसे ग्रेनुलेशन होता है। ग्रेनुलेशन में क्या होता है कि जूस जो है सूख जाता है,
काटेंगे तो रस नहीं निकलेगा इसमें, ड्राइनेस मतलब जूस का सूखापन, ये ग्रेनुलेशन बोलते हैं इसको, सिंपल इसमें। और इसके अलावा हमने इसमें जो बाकी वैरायटी, नाताल एक वैरायटी है जो कि बहुत बढ़िया है, इसको हमने जनवरी तक हार्वेस्ट किया और ये वैरायटी हम यहाँ के किसानों के लिए रिकमेंड करने वाले हैं। ये काफ़ी इसका प्रोसेस पूरा करने में लगे हुए हैं। और बाकी वैरायटी इसमें एक और है, इसमें वैलेंसिया, ये सारी विदेशी किस्में हैं, कुछ ब्राज़ील की हैं, कुछ इजराइल से हमने मंगाया है। तो ये सारी किस्में जो है हम नागपुर के कंडीशन में देख रहे हैं, लेकिन सारी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है। कुछ के फल जो है बहुत जल्दी ग्रेनुलेशन हो जाते हैं, कुछ जो है जैसे नाताल बताया मैंने, ये जनवरी तक हार्वेस्ट करेंगे तो भी नहीं, जैसे मौसम्बी आप देखे होंगे कि मौसम्बी में ग्रेनुलेशन नहीं होता, वैसे ही नाताल है और टेस्ट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है इसका। नेक्स्ट पेज। हाँ, अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। आप जानना चाहेंगे कि नींबू की कितनी किस्में हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको कि जयदेवी PK1 नाम से है और इसके अलावा प्रमालिनी है, चक्रधर, ये सारी वैरायटी है। लेकिन जो बढ़िया आ रही है, जिसका ईल्ड बहुत बढ़िया है, ये है जयदेवी, ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से मंगाया है और ये मेरा अंदाजा है कि सारी वैरायटी को फेल कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। इसका प्रोडक्शन बहुत, मतलब अभी ये चौथे साल का ये प्रोडक्शन है, 14 टन पर हेक्टेयर। जस्ट आप अंदाजा लगाइए 3-4 साल में तो ये 20-21 टन जाएगा। नींबू में प्रोडक्शन इतना नहीं होता, 5-6 टन हार्डली मिलता है, लेकिन ये वैरायटी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और अगर आप लोग कहीं नर्सरी में लगवाना चाहते होंगे तो मैं आपको अंतर नहीं समझ में आएगा, जो कागजी नींबू है बिल्कुल वही साइज समझ, कोई अंतर नहीं है। बाकी हमने इस पर स्लाइड नहीं लगाया, नहीं तो आपको साइज मिल जाएगा। हम बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन कुछ मदर ब्लॉक के लिए बिल्कुल वो मेरी गारंटी है, वो मेरे पास भी है। बाकी हमारी संस्थान ने 2 वैरायटी और डेवलप किया है, नार्सिसिस 7 और 8, जो काफी अभी शुरुआत है, तो अभी देखेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन ये सारी वैरायटीज हमने रफ लेमन के ऊपर बडिंग किया हुआ है, ये सीडलिंग नहीं है, लेकिन सीडलिंग से भी लगभग वैसे ही स्थिति होगी, कोई इसमें बहुत ज्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट। अब देखिए, जो बीमारी है वो हम समझते हैं कि नींबू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है उसका, कि अगर बीमारी कम आना चाहिए। अब देखिए, इसमें कुछ में बीमारी बहुत ज्यादा आ रही है। आप देखिए, ये प्रमालिनी जो है, ये हमारे पैथोलॉजिस्ट हमारे साथी हैं तो इन्वॉल्व है इसमें, तो उन्होंने ये स्लाइड दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। लेकिन कुछ में जैसे NRCC 7 है, उसमें बीमारी का प्रमाण कम है दूसरे के कंपैरिजन। खासतौर से कैंकर जो है ना, कैंकर हिसाब से भी लोग परिचित होंगे। नींबू को कैंकर से बचाना है तो COC स्टेप्टोसाइक्लिन का अगर स्प्रे 2-3 स्प्रे टाइमली करवाया आपने, तो इसको कैंकर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेमन जो मैं आपको बात कर रहा था कि है तो बहुत अच्छी फसल है ये, लेकिन मार्केटिंग नहीं होने की वजह से मैं किसानों को बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। लेकिन किसी की डिमांड अच्छी है, इसमें फायदा क्या है कि ये 1-6 महीने में इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और इसका जो घेरा है कैनोपी भी बहुत ज्यादा नहीं होता। सारे प्लस पॉइंट है, लेकिन हमारे देश की जनता कम इसको पसंद करती है। लेकिन आपको बताऊं मैं कि आसाम लेमन जो है, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये कागजी नींबू बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। हमारा एक रीजनल सेंटर है आसाम में, वहाँ से गुवाहाटी से करीब 5 घंटे लगते हैं वहाँ के लिए, तो वो करीब हम लोग 7-8 साल पहले स्टार्ट किए थे, हमने लगाया हुआ है आसाम में, और नींबू भी लगाया हुआ है। लेकिन नींबू वहाँ, जैसे यहाँ आसाम लेमन आप नहीं पसंद करेंगे, वैसे ही वो लोग नींबू नहीं पसंद करेंगे। आपको अगर नॉर्थ ईस्ट जाने का कभी मौका मिले तो होटल में आप देखेंगे आसाम लेमन ही आपको सर्व किया जाएगा। जैसे यहाँ नींबू देते हैं होटल में, वहाँ आसाम लेमन हर जगह मिलेगा, क्योंकि नींबू है ही नहीं। हमने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन नींबू का बहुत बढ़िया वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कर लिया, डिमांड होना ना होना अलग बात है। लेकिन बाकी जो पंत लेमन है, कागजी कला है, बारहमासी लेमन है, इसका मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। इसका एसिड कंटेंट कम होता है, एक और भी रीजन है इसका, केमिकल जो कंपोजिशन है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम होती है।
एक फसल दूसरी है, शायद कुछ लोग वाकिफ नहीं होंगे, इतना पॉपुलर नहीं है, ग्रेप फ्रूट जो साइज में बड़ा होता है, जो ये बिहार में छठ, यूपी बिहार में छठ की पूजा होती है तो वहाँ काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं ये ग्रेप फ्रूट पोमेलो। तो ये ग्रेप फ्रूट इसकी एक्चुअली मार्केटिंग का थोड़ा इशू है, नहीं तो बड़े बड़े होटलों में इसकी डिमांड होती है। तो ये है तो बहुत अच्छी फसल, खाने में थोड़ा मौसमी से मिलता जुलता है। तो इसका भी प्रोडक्शन हमने देखा है कि इसमें काफ़ी अच्छा आ रहा है, रेड प्लस बिल्कुल रेड मिलेगा, फोटो में दिखाऊंगा आपको, और प्रोडक्शन भी अच्छा है रेड प्लस में। नेक्स्ट। हाँ, अब दूरी की बात आती है कि दूरी में देखिए हमने संतरा जो लगाया, ये जो लोग आगर मालवा, शाजापुर या बुंदेलखंड के आसपास में है वो नागपुरी संतरे को आप प्रमोट करिए, वहाँ पर बहुत बढ़िया आता है, खासतौर से आगर मालवा और शाजापुर एरिया जो उससे लगा हुआ है। 6x3 मीटर पर हमने हाई डेंसिटी में रफ लेमन और रंगपुर लाइन दोनों वुड स्टॉक के ऊपर, ये बहुत बढ़िया। और तीसरा जो मैंने बताया एलिमो का, उस पर भी बहुत बढ़िया आ रहा है 6x3 मीटर पे। और जैसा कि बताया कि आप बेड का जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ रखना है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा रूट स्टॉक ट्रायल है, तो इसमें हमने देखा कि एक हमारा जो हाइब्रिड रूट स्टॉक है NRCC 2 है, NRCC 4, उसका प्रोडक्शन जो है, ये रूट स्टॉक ट्रायल हम कई बार एक साइंटिस्ट की पूरी जिंदगी चली जाती है। मैं पिछले 32 साल से रूट स्टॉक पे काम कर रहा हूँ मैं, जिसमें मुझे 32 साल में सिर्फ एक रूट स्टॉक फ्रॉमेजिंग मिला जो एलिमो नाम का है, अमेरिका का है। तो एक साइंटिस्ट की पूरी लाइफ चली जाती है। तो ये सेकंड सेट का है जो रूट स्टॉक मौसमी के ऊपर हमने लगाया है। अभी इसका परफॉर्मेंस 1-2 साल और देखेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे इसमें। तो ये हमारा रूट स्टॉक हाइब्रिड किया हुआ है। ये जो रिसर्च का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रूट स्टॉक ब्रीडिंग, साइन ब्रीडिंग। तो हमने रूट स्टॉक ब्रीडिंग पे जो काम किया है, हमारी काफ़ी जो रूट स्टॉक की ब्रीड की हुई इसमें NRCC 2, 4, 5, 6। तो इसमें अभी हम 2 देख रहे हैं, NRCC 2 या अवेलेबल है हमारे पास में, इसके प्लांट भी अवेलेबल है, उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आ रहा है। एलिमो भी ऑफकोर्स बढ़िया आ रहा है जो 6 नंबर पे है। नेक्स्ट। अब देखिए इंटरक्रॉप कैसे लगाते हैं, ये इंटरक्रॉप को समझना है। ऊपर बेड के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया, नहीं अलाउ करते हैं। बेड के ऊपर आपको प्लास्टिक मंच लगा देना, वीड बैंड। इसका वो नहीं हो पाया अच्छे, लेकिन ये इंटरक्रॉप है। टमाटर बैंगन हमने बीच में ऐसे लगाया। ये सारी सफल किस्में, इसमें हमने देखा कि फूल गोभी भी और पत्ता गोभी भी और इसके अलावा मूली भी। ये कुछ IIBR से डॉक्टर हमने कुछ आपके वहाँ से मैं जाकर लाया हूँ, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए IIBR से, तो नाम मैं कोट कर रहा हूँ इसलिए। कुछ वैरायटी हमने IIBR की भी लगाया। नेक्स्ट प्लीज। देखिए इसका ये इकोनॉमिक्स बहुत लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो बीच की जगह है इसको बिना मेन क्रॉप को कोई साइड इफेक्ट किए हुए एक किसान 1 हेक्टेयर से 12 से 15 लाख एडिशनल इनकम कर सकता है अगर सिस्टमेटिक ढंग से किया। बीच की जगह से संतरे नींबू को कुछ भी छेड़ना नहीं है, सिर्फ बीच की जगह को इस्तेमाल करके हम ले सकते हैं। तो ये हमने जो इकोनॉमिक्स सिर्फ 2 फसल की निकाला है, टमाटर और बैंगन की। तो इसमें 4 से 5 लाख और साल की जो 3 फसलें होती हैं चेंज कर सकते हैं, इसको क्रॉप रोटेशन में कर सकते हैं दूसरी, लेकिन कम से कम 3-4 लाख रुपए एडिशनल मिल जाएगा किसान को। और ये 2.5-3 महीने में। वेजिटेबल के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसलिए। नहीं, सर ने बहुत बढ़िया सवाल थोड़े सामने कहा है कि संतरे में आप में से कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि इसमें 30 से 45 दिन तान देते हैं। तान देना मतलब पानी रोकना है। जो महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले हिस्से में होंगे या आगर मालवा में, वो जानते होंगे। तो इसको 30 से 45 दिन हम पानी रोक देते हैं, जिसको तान देना कहते हैं। तो जब ये इसका बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है एक, जिसको मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन साइंटिफिक जो इसका रीजन है उसके ऊपर बात करूंगा। तो ये क्या होता है कि रूट जोन के आसपास में ड्राइनेस होता है 30 से 45 दिन तक। तो पत्तियां मुड़ना शुरू होती हैं और पीला होकर के जब 50% लीफ फॉल हो, 50% पत्तियां गिरना शुरू हो और पत्तियां मुड़ना शुरू हो, ऐसा लक्षण लगे कि ये पेड़ अब मर जाएगा, तो अब तुरंत इसको पानी देते हैं। तुरंत पानी देने से क्या होता है कि प्लांट जो है एक अंदर उनका एक पानी को खींचने का एक युद्ध जैसा वातावरण होता है।
और पानी और जो फर्टिलाइजर आप दिए रहते हैं वो पौधा लेता है, खींचता है एक साथ। जब हम पानी इसको तोड़ते हैं, तान तोड़ते हैं, मतलब उसको खूब सारा पानी देते हैं, तो पानी देने के बाद में वो ट्रांसलेट करता है, इसको फ्लावर में बदल देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है सिट्रस में। और ये आपको जान के खुशी होगी कि ये हमने नहीं डेवलप किया है, हमारे देश के किसानों ने किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। विदर्भ के किसानों ने, राजा रघु जी भोसले साहब थे, तो उस जमाने में उन्होंने संतरा लाया और संतरा ला करके लगाया, और संतरा लगाने के बाद में फल नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ऐसा सोचा, ये हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है विदर्भ में, कि इसको निकाल दिया जाए। तो उन्होंने पानी देना बंद करवा दिया वहाँ, और अचानक बारिश हो गई मानसून के समय में, और वो फ्लावरिंग पे आ गया प्लांट। तो फिर लोगों ने ये अंदाज लगाया कि ये जो संतरे की किस्म है यहाँ, इसको पानी रोकना पड़ता है, जिसको हम आज बोलते हैं स्ट्रेस। हम साइंटिस्ट लोगों ने इसमें रिफाइनमेंट क्या किया है, वो उसके बारे में बात करूँगा। हमने उसको डिजिटल फॉर्म दिया है कि लाइट सॉइल है तो इसको कम पानी देने का वो टाइम कम होना चाहिए स्ट्रेस पीरियड। अगर हेवी सॉइल है तो उसको 45 दिन तक इसको पानी रोकना है। लेकिन ये जो बेड का मेथड है, इस पे आपको 15 से 20-25 दिन में ही इसका स्पेस का वो पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 साइड से सनलाइट लगती है, और 3 साइड से सनलाइट का अटैक होने की वजह से इसमें मॉइस्चर जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी मैनेज किया जा सकता है। देखिए ये सारी किस्में हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी लेटेस्ट है, अभी इस साल का है। ये हमने लगाया अपने संस्थान में और हार्वेस्ट भी किया है। फ्लावर भी है, मैरीगोल्ड भी है, एस्टर भी है, ग्लैडिया भी हमने लगाया। ये नया इंट्रोडक्शन है, संतरा ही है, ये डेजी है, देखिए किलो के जैसा। विदर्भ में, हमारे मध्य भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है कि नागपुरी संतरे में कलर नहीं आता। लेकिन ये जो फसल हमने लगाया, ये करीब 10 साल हो गए इसको। 10 साल के बाद हम अब इस नतीजे पर आ गए हैं कि ये दोनों फसलों को हम मध्य भारत के लिए प्लांट करेंगे किसानों को। ये नया इंट्रोडक्शन है, और ये राउंड द ईयर पूरे साल अर्ली क्रॉप है, और इसका फसल, इसका कलर जो है ये डीप ऑरेंज है। ये हमारे बगीचे का फल है। और सबसे अच्छी बात कि स्टोरेज लाइफ इसकी नागपुरी संतरे के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब नागपुरी संतरा जो है, अगर आप रूम टेम्परेचर पर एक हफ्ते 15 दिन रखते हैं, तो इसको कम से कम 10 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी स्टोरेज लाइफ। इस पर भी हमने काम किया, वो स्लाइड नहीं लाया हमने इसको स्टोर करके भी किया। इसकी टाइट स्किन थोड़ी, इसकी वजह से इसकी स्टोरेज लाइफ ज्यादा है। पर्ल टेंजेलो जो है, ये टैंजरीन और पोमेलो का हाइब्रिड है, लेकिन ये मैंडरिन ग्रुप में आता है, संतरे के ग्रुप में। इसलिए हम इसको, ये दोनों, इसका बिल्कुल अलग फ्लेवर है। हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नागपुरी संतरे से इसको रिप्लेस करने वाले हैं। हम ऐड कर रहे हैं, एक नई क्रॉप ऐड कर रहे हैं वहाँ के किसानों के लिए और वहाँ की पब्लिक के लिए, जनता के लिए, ताकि एक नई फसल मिले। ये हमारी कोशिश है, और पिछले 2-3 साल से मैं लगा हूँ इसको रिलीज करने के लिए। शायद इस साल हम इसको ये देखिए, जयदेवी की बात कर रहा था मैं। जयदेवी में ऐसी फ्रूटिंग आती है, जबरदस्त फ्रूटिंग आती है। ये अच्छा है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप कुछ न कुछ पौधे लगाइए मात्र वृक्ष के रूप में, हाँ। और जो फल आते हैं उसको फिर सीड निकाल करके आप बिल्कुल नर्सरी बना सकते हैं। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ। जय देवी सीडलेस। नहीं, ऑलमोस्ट वैसे ही। देखिए क्या होता है, सिंपल कुछ का है। अगर प्रोडक्शन कम है तो थोड़ा सा साइज 19-20 होगा, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है। आपको रख दिया जाएगा तो कोई अंतर ऐसा नहीं सकता। ये ग्रेप फ्रूट की वैरायटी है, नया इंट्रोडक्शन है ये मार्केट का प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इसमें इतने मतलब इसका पोषक गुण है कि अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीजें इस पर पता चलेगी। बहुत बढ़िया वैरायटी है डेल्टा की, और अभी पिछले साल पहली फसल है। बहुत बढ़िया इसका कलर और जूस की क्वालिटी है इसमें। ये देखिए, ये हमने इसको, और बाकी जो किस्में हैं, मरकाट भी है इसमें, क्लेमेंटाइन, तो इसका ग्रेनुलेशन आ जाता है इसमें। आप परेशान मत होइए, मैं पीपीटी पूरी दे दिया हूँ यहाँ। आप सब लोग छोटे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको सर्कुलेट कर दीजिएगा। बिल्कुल दे दिया हूँ, यहाँ डाउनलोड कर
नहीं आप रिक्वेस्ट ले लीजिए। नहीं सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं मेरा निवेदन है कि ये सभी को सार्वजनिक कर दिया जाए। हाँ अब ये स्लाइड विदेशियों को कभी नहीं शेयर करते, हमारे देश को कोई भी हो, हम अपने देश के लिए रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन फॉरेनर कोई आएगा तो हम कभी स्लाइड शेयर नहीं करते, कभी भी देते ही नहीं। लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए ओपन है, कोई दिक्कत ज्ञान देते हैं ऐसा नहीं है। और अगर किसी को नहीं मिलता है तो मेरा नंबर आप फिर से नोट कर लें, 95117973 9511797351। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं शेयर कर दूंगा। 9511797351। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर आर के सोनकर। हाँ नेक्स्ट प्लीज। आगे बढ़ते जाइए, इसको मैं थोड़ा सा टेबल के साथ में डिस्कस करूंगा। हाँ यहाँ देखिए, रूट स्टॉक ट्रायल ये हमने काफी लंबे समय तक किया है, और रूट स्टॉक ट्रायल में समय लगता है, फ्रूट प्लांट में काफी समय लगता है, उसको फ्रूटिंग में आने में और उसका स्टेबल ईल्ड देखने में हमने 20 साल से ज्यादा का समय दिया है। अब इसमें देखिए, इसका जो ईल्ड है, ईल्ड वाला कॉलम, ये ईल्ड वाले कॉलम में आप देखेंगे एलिमो नाम का जो रूट स्टॉक है, नागपुरी संतरे का ये पूरा टेबल है, ये 21 टन है, जबकि प्रोडक्टिविटी इसकी 20 टन है। जो लास्ट के दो देखेंगे ना, 10 और जो इसमें 9 और 10 है लास्ट के ईल्ड के कॉलम में, तो रफलेवन और रंगपुर लाइन का है। तो यहाँ आपको बताने का मकसद ये है कि रूट स्टॉक ट्रायल जो है, रूट स्टॉक का इफेक्ट संतरे के ऊपर जबरदस्त है। एलिमो पर हमने देखा कि इसका डबल ईल्ड पोटेंशियल है। नेक्स्ट प्लीज। और वैसे ही सेम जैसे हमने संतरे का किया, वैसे ही नींबू का भी था, लेकिन नींबू का प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा कम मिला हो टोटल, लेकिन जो नीचे में रेड लाइन दिख रही है आपको 16 टन पर हेक्टेयर मिला। लेकिन जब सीडलिंग से हमने कंपैरिजन किया, सीडलिंग में 6 टन, मतलब डबल से ज्यादा प्रोडक्शन रूट स्टॉक में नींबू के लिए किया है। तो ये रिसर्च इसलिए है कि कभी मान लीजिए सीडलिंग में प्रॉब्लम आती है तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एक रिसर्च छोड़ करके हम जा रहे हैं अगली जनरेशन के लिए, रूट स्टॉक ट्रायल, कि हम एलिमो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एलिमो हमने पूरे देश में फैला दिया, काफी लोग आपके यहाँ पर भी आगर मालवा में भी लोग लेके गए, आगर मालवा और शाजापुर में काफी लोग लेके गए हैं, मदर ब्लॉक के लिए तो किया ही है लोग। नेक्स्ट। अब देखिए, ये काली मिट्टी के लिए बहुत बढ़िया है एलिमो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका काफी पूरा रिसर्च हमने डिजीज, इंसेक्ट पे, सारे सॉइल सभी पर इसमें देखिए, गुच्छेदार फल काफी अच्छा है। अगर मेंटेनेंस सही रहा तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होता है। ये एलिमो क्या है ये समझ लीजिए, सिट्रस एलिबिका और सिट्रस ग्रैंडिस का ये क्रॉस है, कैलिफोर्निया से ये ब्रीड किया हुआ है। और इसमें रिजल्ट क्यों अच्छा आता है, इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। इसकी जो जड़ें हैं वो ज्यादा आती है, इसमें फाइब्रस रूट जो है ना, ज्यादा आने से वो पोषक ज्यादा लेती है, पोषक और पानी ज्यादा लेती है, और उसको कन्वर्ट करते हैं पानी में। नेक्स्ट। ये नींबू के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट। देखिए, ये एलिमो का फल है। अब इसको कुछ लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि उनका फल एलिमो है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत सिंपल इसका है, इसकी पत्ती में नीचे लीफ पेटियोल, जो डबल लीफ देखते हैं ना, लीफ पेटियोल, पत्ती समझिए। तो अगर ऐसा है तो पक्का है कि ये एलिमो। ये फल, इसके फलत है। नेक्स्ट। ये कुछ किसानों ने लगाया है विदर्भ में, विदर्भ के किसानों के फील्ड की फोटो है ये, नागपुर संतरे के लिए के ऊपर, और 20 से 25% इसके ड्वार्फ कैनोपी के बाद प्रोडक्शन डबल है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बिल्कुल नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, नागपुर संतरा है। नहीं, एलिमो का फ्रूट खा नहीं सकते, वो नहीं खा। जो रूट स्टॉक के फल होते हैं ना, वो एडिबल नहीं होते, वो ब्रीडिंग के लिए और रूट स्टॉक के लिए यूज करते हैं। देखिए इसमें कैसा कलर है संतरे का। नहीं, वो यूज नहीं। हाँ, उसका मेडिसिनल यूज हो सकता है, लेकिन खाने के लिए नहीं। नेक्स्ट। ये देखिए, एक नरखेड़ के किसान है, उनके बगीचे में। अच्छा, नहीं बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा कोई भी। अच्छा, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट प्लीज। देखिए इसका जो है ना, जो बड यूनियन है बिल्कुल स्मूथ होता है, इसमें बोतल के समान गर्दन नहीं होती है इसकी, बिल्कुल एकदम सीधा होता है, एलिमो के ऊपर नाखून संतरा है, तो कली का जुड़ाव बड यूनियन है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए अब इसका ये ड्रॉबैक है, ये हम इसको सही नहीं बोलेंगे, हम इसलिए ये स्लाइड लगाए हैं कि इसको समझना है, इसको बोतल की गर्दन के समान ऐसे है, ये सही नहीं है। अगर कहीं भी ऐसा दिखता है तो वहां क्रैकिंग होगी और बीमारी जल्दी आएगी, ये समझना है इसको। नेक्स्ट। ये एक सेंट्रल इंडिया की प्रॉब्लम है, बार बार जो लोग इधर से थोड़ा ताल्लुक रखते होंगे वो जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि फल जो है लंबा होता है, संतरा और नागपुरी संतरा ओवल हो जाता है और टेस्टलेस रहता है, जिसको हम लोकल भाषा में इसको वाइबार बोलते हैं, जैसे नालायक फ्रूट ऐसे बोल सकते हैं इसको, ऐसे नालायक फ्रूट। तो वो पीछे जाइए, पीछे हमने देखा कि इस पर रूट स्टॉक का इफेक्ट जबरदस्त है। जो गलगल है, जैसा मैंने बताया कि सेंदुरजना घाट के कुछ नर्सरी वाले गलगल के ऊपर लगा करके बडिंग करके संतरा बेचते हैं, सस्ते में बेचते हैं, 20-25 रुपए में संतरा, उनका ये हाल है। ये गलगल के ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर दिखा वाइबार का। वाइबार वाले फल मार्केट में बिल्कुल नहीं बिकते, कोई पूछता नहीं, आप टेस्ट करेंगे तो टेस्टलेस रहेगा, लेकिन जो बाकी है उस पर कम था, एलिमो पर तो बिल्कुल नहीं था, एकदम जीरो। नेक्स्ट। अब ये आप इसकी पत्तियों से समझ सकते हैं, अगर बड यूनियन के नीचे इसको कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत नहीं है, आप सीधे पत्तियों को देख करके पता कर सकते हैं कि आपका बगीचा लगाया गया है, जैसे सर बता रहे हैं उनके पास 20 वैरायटी आपके पास है कुछ, तो आप अगर पहचानना चाहते हैं कि आपने जो पौधा खरीदा है कौन से रूट स्टॉक के ऊपर है, मूलवृत्त कौन सा है, तो नीचे जो बड यूनियन के पास की जो शाखाएं आती हैं उससे आप पता कर सकते हैं। सबसे खतरनाक समझना है गलगल को, इसकी पत्ती कैसी होती है। देखिए अगर ऐसी पत्ती है ना तो आप पक्का समझिए कि ये डेंजर जोन में है। हाँ, वो गोलाई होती है, चौड़ी होती है, हाँ ये जिगजैग ऐसे है, लेकिन एलिमो की पत्ती जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें लीफ पेट्यूल होता है, ये नीचे दिखता है। अगर ऐसा है तो सबसे बढ़िया है, लेकिन ये महंगा पड़ता है, 150-200 का एक प्लांट मिलता है हमारे, तो इस पर वो लगा करके अपना